हाँ, तो ये देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक को हम समझने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो मोशन जहाँ तक हम लोगों का कंसर्न है वो होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स मूव करता है। ठीक है, अब हम लोग जिस चैप्टर में है, इस चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन। तो प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होता है, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक है वर्टिकल एक्सिस, जिसको कॉमनली हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे कि इसके नाम में ये वर्ड ऑलरेडी है, इसका मतलब इस टॉपिक में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने वाला है। बात है कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो लेकिन वो ना ही कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली मूव करे या फिर ना ही वो कंप्लीटली वर्टिकली मूव करे, इंस्टेड वो इन दोनों एक्सिस के बीच में मूव करे, यानी कि इसके साथ भी कुछ एंगल पे हो, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ भी कोई एंगल पे हो, लेकिन ये जो मोशन है ये होना पड़ेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मूव करते वक्त फील होगा, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में से एंगल में मैंने फेंका, ये इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं करने वाला है, क्योंकि ग्रेविटी इसको कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड्स खींचेगा, जिसके कारण इसका जो मोशन का जो पाथ है वो एक कर्व होने वाला है, जो कि हम लोग रियल लाइफ में ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इस चीज को, जिस चीज को हम लोगों ने अभी वर्बली समझा है, इसको डायग्राम के थ्रू एक बार हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर देगा एक्स एक्सिस, और एट द सेम टाइम वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेगा वाई एक्सिस। ये है ओरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक बहुत ही इजी है, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग समझेगा तो बहुत ही इजी है। हम ट्राई करेगा कि मतलब इजीली हर एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझा पाएगा। तो ये देखिए, इमेजिन करो कि आप लोग सब इस पॉइंट यानी कि ओरिजिन पे आप लोग खड़ा है और आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आपने ना ही कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली फेंका, ना ही कंप्लीटली वर्टिकली फेंका। आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को लिया और सपोज एक्स एक्सिस से आपने, एक्सक्यूज मी, आपने u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल में आपने फेंक दिया। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है, जिसके कारण ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये अपना इस पाथ को कंटिन्यू नहीं करेगा। उसकी जगह में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस है किस चीज का, ग्रेविटी का। ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को आपने इस एंगल पे u वेलोसिटी के साथ फेंका, लेकिन ग्रेविटी के कारण वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं करने वाला। तो इस टॉपिक में सबसे मेन चीज, तीन चीजों को हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले ये डायग्राम में हो क्या रहा है हम लोग अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पे आपने, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसने एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया इतने वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस से, यानी कि हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल में, और ये ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ है वो एक पैराबोलिक पाथ है, यानी कि कर्व। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोगों को मेनली तीन चीज ढूंढना है। हम लोगों को ढूंढना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ फ्लाइट। एक एक चीज का जो मीनिंग है वो हम लोग साथ में समझ लेगा। सेकंड हम लोग को देखना है एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट, और जो तीसरा चीज ढूंढना है वो हम लोग को ढूंढना है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है और मैक्सिमम हाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक बार समझ लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है
कि जब उसको फेंका गया था उस समय से वापस उसको जमीन तक पहुंचने के लिए जितना भी टोटल टाइम उसको लगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि हवा में वो कितना देर तक था। ठीक है। सेकंड क्या है, एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट, यानी कि इस पाथ में जब उसने ट्रैवल किया तो यहां से यहां तक पहुंचने में आप ऑब्जर्व करेगा कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है जमीन से वो इंक्रीज हो रहा है, और इस पॉइंट के बाद जब वो वापस जमीन की तरफ आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है हम लोगों का, तो उसका हाइट वापस डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां तक मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट सबसे मैक्सिमम वो पहुंचने वाला है। तो इस वैल्यू को हम लोग बोलेगा मैक्सिमम हाइट। और जो थर्ड चीज है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में उसका रेंज कितना है, यानी कि अगर ये आपका एच मैक्स को हम एक दूसरा नाम देगा तो इसका नाम होगा द वर्टिकल रेंज, यानी कि वर्टिकल एक्सिस में उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में उसका मैक्सिमम दूरी क्या है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा एच मैक्स। और इस पॉइंट में पहुंचते ही मेरा टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका कहने का मतलब क्या है कि ओरिजिन में जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, राइट, उस वक्त अगर आप अपना स्टॉप वॉच चालू करेगा और जिस वक्त उस ऑब्जेक्ट ने जमीन को टच डाउन किया वहां उस वक्त अगर आपने स्टॉप वॉच को वापस बंद कर दिया तो जो स्टॉप वॉच में आपका टाइम पीरियड आएगा वो आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि ओरिजिन में मेरा टाइम का वैल्यू है 0 और यहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। तो बेसिकली हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बिहेवियर है उसको समझ लिया, क्या क्या चीज इस टॉपिक में हम लोग को ढूंढना है वो भी समझ लिया। अब एक एक करके इन तीनों को हम लोग को अभी ढूंढना है। ठीक है। उसका जो स्पीड है, ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंका है ना, तो वो जो वेलोसिटी है वो किस किस चीज के ऊपर पे, सिर्फ क्या ग्रेविटी के ऊपर में डिपेंड करेगा? हाँ। जो उसका मोशन चेंज हो रहा है ना, हाँ। वो सिर्फ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर कुछ और भी फैक्टर्स है? यहाँ पे हम लोग जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हम इग्नोर किया है, उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और मतलब इसमें एयर रेजिस्टेंस के बारे में अगर मतलब सिर्फ एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो रहा है नहीं, अगर आपको ये पूछना है कि कोई ऑब्जेक्ट का मोशन प्रोजेक्टाइल होगा, उस प्रोजेक्टाइल मोशन को करवाने में अगर क्या सिर्फ ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट है तो मेरा आंसर होगा हाँ। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहता है कि जो मेरा एच मैक्स है और सॉरी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो डिस्टेंस रेंज कैपिटल आर होता है, अगर आपका सवाल ये है कि आर एच मैक्स और टी क्या सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो हम बोलेगा वो ग्रेविटी पे जो डिपेंड करता है साथ में यू पे भी डिपेंड करता है और साथ में एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो बस हम लोग सिर्फ इसमें, लेकिन अगर सिर्फ आपको प्रोजेक्टाइल करवाना है तो उसमें ग्रेविटी का ही रोल है बस, क्योंकि अगर ग्रेविटी यहाँ पे नहीं होता तो एंगल में फेंकने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट मेरे इसी डायरेक्शन में फॉरएवर चलते जाना है। जस्ट बिकॉज की ग्रेविटी है तो प्रोजेक्टाइल हो रहा है। लेकिन हम लोग बाद में ये चीज देखने वाला है कि ये जो तीन वैल्यू है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये आपका सिर्फ ग्रेविटी पे नहीं, आपने किस वेलोसिटी के साथ फेंका उस पर भी डिपेंड करेगा और आपने किस एंगल के साथ फेंका उस पर भी डिपेंड करेगा। वो अभी हम लोग धीरे धीरे जब सॉल्व करेगा तो हम लोग वो चीज ऑब्जर्व करने वाला है। तो अगर इसमें एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड करता है ना, हाँ, एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड करेगा तो इसका डेरिवेशन में भी चेंजेस आएगा? बिल्कुल आएगा, पूरा चेंजेस बिल्कुल आएगा। वो क्लास 12 के ऊपर का सिलेबस है और एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड करने चाहेगा तो फिर उसमें हम लोग को एरोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। फिर आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, साइज क्या है, तो चीज़ों को तो और भी कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। फिलहाल क्लास 12 में एयर रेजिस्टेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि चैप्टर 3 में भी जब हम लोगों ने वर्टिकल मोशन पढ़ा था उसमें एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं था। सिमिलरली इस केस में भी एयर के द्वारा जो रेजिस्टेंस होगा इस ऑब्जेक्ट को उसको हम कंप्लीटली इग्नोर करने वाले, सिर्फ ग्रेविटी को एक्सेप्ट करना। ठीक है। हाँ, तो ये सब बोलने के बाद अभी हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग एक काम करते हैं, ये एच मैक्स हो गया और दिस वन विल बी आवर कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो सिंपली अगर डेरिवेशन करना होता तब तो जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है डेरिवेशन में उसको हम एक्सप्लेन कर देगा और सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन डेरिवेशन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। वो स्टेप क्यों लिया गया, क्यों जरूरत था कि हमको यही स्टेप, यही फॉर्मूला यूज करना है? मेरा मकसद इसको समझाना है, क्योंकि जो लोग 12th में हैं उन लोगों का तो चलो डेरिवेशन तो आना ही आना, लेकिन जो लोग 12th में नहीं है ना, जो लोग अभी अपना क्या बोलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, वहाँ पे डेरिवेशंस का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन डेरिवेशंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट अगर वो समझ जाएगा तो वो न्यूमेरिकल्स में उस चीज़ को अप्लाई कर पाएगा। तो इसलिए दोनों ही कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मेरा दोस्त लोग, ठीक है, वो लोग बस डेरिवेशन का जो पीछे का जो मेन मकसद है, क्यों, वो हम लोग पहले समझते हैं। मेरा जो क्वेश्चन था इसमें, मतलब कि हम लोग अगर, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में तो एयर रेजिस्टेंस काम करेगा ही करेगा, किसी भी केस में आपका एयर रेजिस्टेंस आना ही आना, तो डेरिवेशन में सिर्फ ग्रेविटी को क्यों एक्सेप्ट करके चल रहा है? एयर रेजिस्टेंस भी आना चाहिए उसमें। अगर आपको बेसिक में ही समझाना है ना, तो आप 12th में पढ़ा रहे हैं, 12th में तो पढ़ा ये सवाल का बच्चा जवाब को तो हम इस देगा कि क्लास 4 का बच्चा को इंटीग्रेशन क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, ये मेरा जवाब है। ठीक है, क्योंकि हर चीज को सीखने लेवल होता है। आप पहले आइडियल चीजों को एज्यूम करके सीखो, जब आपको आइडियल चीज समझ में आ जाएगा फिर आप उसमें रैंडम जो वेरिएबल्स को ऐड तो 12th में इसलिए हम वापस रिपीट करेगा कि एयर जो हवा का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कंप्लीटली नहीं है। ठीक है, इसका मतलब रियल लाइफ में ये चीज उतना एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? रियल लाइफ में यहाँ पे हवा भी होने वाला है, जो हवा का जो प्रेजेंस है वो भी इसको अफेक्ट करने वाला है। तो घर में बैठ के ये कंफ्यूज मत होना कि अरे सर यहाँ पे तो एयर रेजिस्टेंस होना चाहिए था, नहीं है, क्योंकि 12th के हिसाब से वो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। अगर आप हायर स्टडीज जाके उस फील्ड को आप अप्रोच करेगा तो आपको वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इजीली आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो अभी मेन हम लोग का 3 चीज ढूंढना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब इस चीज के लिए देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन से निकल के एक बार यहाँ में पहुंचेगा, एक बार यहाँ में पहुंचेगा, एक बार यहाँ में, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे होते होते वो वापस जमीन तक पहुंचने वाला है। हर एक पॉइंट जो हम अभी ड्रॉ किया, उस हर एक पॉइंट में उसका वेलोसिटी अलग है। ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन सेम है, किस तरीके से सेम आपको हम थोड़ा बाद में समझाएगा, लेकिन हर एक जगह में उसका जो बिहेवियर है वो आपका अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, रैंडमली कोई एक पॉइंट चूज करने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, रैंडमली कोई एक पॉइंट को चूज करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट P। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग ले लिया, एज्यूम कर लिया कि जब इस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से मैंने फेंका और मेरा स्टॉपवॉच मैंने स्टार्ट किया, इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मेरा टाइम हो गया था स्मॉल t। ठीक है, और उस टाइम में हम लोग क्या किया, मान लो मेरे पास ऐसा एक सुपर पावर है कि हम सब कुछ रोक दिए। जब मेरा घड़ी में कितना टाइम हुआ, स्मॉल t, तब हम क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा पॉइंट P में, इसी पॉइंट P को लेके हम लोग इसको भी कैलकुलेट करने वाला है, इसको भी कैलकुलेट करने वाला है, उसको भी कैलकुलेट करने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ एक बार आप लोग देखो। अभी हम कुछ चीज़ यहाँ से हटाने वाले हैं ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। देखो, जब ओरिजिन से मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका था तो उसका एक्चुअल जो वेलोसिटी था वो u था, लेकिन इस वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, ये u मेरा क्या है, ओरिजिनल इनिशियल वेलोसिटी किसका, इस ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनिशियल पॉइंट पे उसको किस वेलोसिटी से फेंका गया था। तो इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल इनिशियल वेलोसिटी है मेरा u। इस इनिशियल वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक है हॉरिजॉन्टल, इसको लिख देगा uh, और दूसरा कंपोनेंट ये वाला है, इसको लिख देगा uv। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो u थीटा जिसमें उसमें आएगा cos थीटा, और वर्टिकल के साथ एंगल नहीं लिया गया तो ये आ जाएगा u sin थीटा। कहने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का अभी हॉरिजॉन्टली भी एक वेलोसिटी है, वर्टिकल में भी एक वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है,
यानी कि जिस टाइम को इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया था उस वक्त ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा था, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा था। ठीक है, अब ये जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो भी ये वीडियो देखेगा, ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से सवाल पूछो कि ये जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कौन सा डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में है? तो आंसर ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, क्या मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है? कोई भी ऐसा फैक्टर क्या यहाँ पे है जो इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली पुश करे, उसको एक्सेलरेट करे? और आंसर होगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका जो स्पीड है ना वो चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? वर्टिकल डायरेक्शन में है। यानी कि फेंकते वक्त ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में था ना, कितना था? u sin थीटा। क्या हर पॉइंट में उसका वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको चेंज करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा। अब वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एक बात श्योर हो गया, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ है, तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी फेंकते वक्त था वो समय के साथ साथ चेंज होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो पत्थर मूव कर रहा था उसका जो कंपोनेंट था इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, इसका मतलब थ्रू आउट द जर्नी ये जो पत्थर मेरा मूव कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने का जो वेलोसिटी है वो हमेशा u cos थीटा ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। यहां तक हम इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं इस पॉइंट पे जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने एज्यूम किया था, एक रैंडम सा पॉइंट। एक रैंडम सा पॉइंट मान लो कि t जब मेरा टाइम हुआ था स्मॉल t यूनिट्स, उस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट अपना पाथ का पॉइंट P में पहुंचा था। ठीक है, मान लो इस पॉइंट में इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी वो कितना है? v ना। क्यों? फेंकते वक्त मेरा जो वेलोसिटी था वो कितना था? u। अब ऑब्वियसली पूरा जर्नी में इसका वेलोसिटी u तो रहने वाला है कि नहीं? अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा इसके कारण, तो u का वैल्यू भी तो चेंज होगा समय के साथ साथ। तो जब तक वो पॉइंट P में पहुंच रहा है, इसका वेलोसिटी u से चेंज होकर मान लो कितना हो गया? v। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से पॉइंट P तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया? स्मॉल t। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट मेरा ओरिजिन से पॉइंट P तक पहुंचा तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया है, थोड़ा उसको हम लोग ऑब्जर्व करें। तो पॉइंट P तक पहुंचने के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसने इमेजिन कर लो कि x दूरी ट्रैवल किया, किसने? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम? ये देखो, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा इतना टाइम में, तो इतना टाइम में वो x एक्सिस में कितना दूर गया? इतना दूर गया। और y एक्सिस में वो कितना दूर गया? y। ठीक है, यानी कि बेसिकली इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना हो जाएगा? x, यही तो होता है ना, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही होता है कि वो पॉइंट x एक्सिस में कितना दूरी पे है और y एक्सिस में कितना दूरी पे है। इसको अगर और एक बार हम लोग समराइज करने की कोशिश करेगा तो कहने का मतलब ये है कि जब तक घड़ी में मेरा स्मॉल t टाइम हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, तब तक मेरा पत्थर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना दूरी ऑलरेडी ट्रैवल कर गया और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना दूरी उसने ट्रैवल कर लिया। ठीक है,
ये सारा बात हो गया पॉइंट पी का बात, ठीक है। अब इसी पॉइंट पी को हम लोग लेगा और इसका हेल्प से ये हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग ढूंढने वाले, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग वो सब कैलकुलेट करने से पहले देख लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और एक वर्टिकली भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल में ये पत्थर का जो ये ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो किस टाइप से है और वर्टिकल डायरेक्शन में वो किस टाइप से बिहेव कर रहा है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या हो रहा है। इस पॉइंट P का, किसका पॉइंट P का, तो जीरो ओरिजिन से पॉइंट P तक जाने में जो टाइम ऑब्जेक्ट को लगा कितना, स्मॉल t, उसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0, ठीक है। और पॉइंट P तक पहुंचते पहुंचते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट ने कितना दूरी ट्रैवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, x। तो यूजिंग s is equal to ut plus half 80 square, s हो गया मेरा x, u कितना है मेरा, u cos थीटा, टाइम तो मेरा क्या है, स्मॉल t ही है, ठीक है। यहाँ में है प्लस, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 0, तो ये जो सेकंड वाला टर्म है हाफ 80 स्क्वायर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर x is equal to ut cos थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहा हो कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, देख हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक इक्वेशन ढूंढेगा, वर्टिकल डायरेक्शन का एक इक्वेशन ढूंढेगा, वो होगा इक्वेशन नंबर 2, और फिर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके इसको निकालेगा, इसको निकालेगा और इसको निकालेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का जो इक्वेशन है वो तो हम लोगों ने ढूंढ लिया, ठीक है। आई होप आप लोग इसको जो भी अगर आपको हेल्प इससे मिलता हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। सेकंड जो मेरा स्टेप होगा, सिमिलरली पॉइंट P में पहुंचने के बाद जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी कुछ हुआ है उसको भी हम लोग अभी इक्वेशन के फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको अभी के लिए लिखता हूं, इसके हम वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन सॉरी g और g। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं वर्टिकल में। वर्टिकल डायरेक्शन किसका, जब ऑब्जेक्ट मेरा पॉइंट P में है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि पॉइंट में पहुंचते वक्त जो वर्टिकल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, u sin थीटा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट P तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगा वो अभी भी कितना है, स्मॉल t ही है, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस g। अब जिनको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या लिखा, g लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस g लिखा। देखो स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फेंका तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट जब इस तरीके से मूव कर रहा हो तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का हाइट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर का तरफ बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन किस तरफ है, डाउनवर्ड से। तो अगर आपका बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो उसका ऑपोजिट में एक्सेलरेशन लगा है तब हम लोग एक्सेलरेशन को ऑलवेज क्या मानता है, नेगेटिव मानता है, ठीक है। और पॉइंट P तक पहुंचते पहुंचते वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, y था ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देगा, y। सेम फॉर्मूला यूज करेगा यूजिंग s is equal to ut plus half 80 square। s मेरा है आपका y, u है आपका u sin थीटा, टाइम आपका वही स्मॉल t ही है, प्लस हाफ a का वैल्यू है माइनस g और ये आपका सिमिलर t की इसको। तो देयरफॉर आपका जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा वो होगा ut sin थीटा
प्लस इंटू माइनस माइनस gt स्क्वायर बाई 2। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो जब हुआ क्या है, इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट P पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचा है उसका हॉरिजॉन्टल एक इक्वेशन निकाल लिया और एक वर्टिकल इक्वेशन भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके बहुत ही सिंपल वे में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग अभी ढूंढेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे टॉप पे लिख देते हैं। x इज इक्वल टू ut cos थीटा, y इज इक्वल टू ut sin थीटा माइनस gt स्क्वायर बाई। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग बाद में यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज को एकदम समझ लो। ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में। ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वर्टिकल डायरेक्शन में वो इक्वेशन शो कर रहा है। ठीक है, डायग्राम को देखने दीजिए सर। तो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसमें कि t का वैल्यू हो जाएगा आपका कैपिटल T। ध्यान से समझो इसको। देखो, आपका ऑब्जेक्ट यहां से उसने जर्नी चालू करके वो कहां पे पहुंचा, पॉइंट P पे। ठीक है, आपका यहाँ पे एक घड़ी है। ठीक है, चलो छोड़ो, यहाँ पे आपका एक घड़ी है। टाइम ऑफ फ्लाइट कब होता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट का फुल प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। आप क्या करो, पॉइंट P को पकड़ो और पॉइंट P को कहां पे लेके जाओ, इस जगह पे लेके जाओ। तो हमको ये बताओ, आपका घड़ी में यहां से यहां तक पहुंचने के लिए घड़ी में आपका टाइम कितना हुआ, स्मॉल t। जब ये ऑब्जेक्ट आपका घड़ी को वापस चालू करो, ये ऑब्जेक्ट आपका वापस यहां से अपना जर्नी को जब कंप्लीट करके यहां तक पहुंचेगा, आपको क्या लगता है घड़ी पे जो टाइम होगा आपका, क्या वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा, वही होगा ना। यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा उसको हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि यहां पे उसका जर्नी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब ये पॉइंट P ट्रैवल करके, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करके आपका इस पॉइंट तक पहुंचेगा, इस पॉइंट तक जितना भी टाइम हुआ हो, तो ये जो t का वैल्यू है वो ये t का वैल्यू कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, कैपिटल T, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग को पता है कि कैपिटल T के जगह में वो हम लोग जो की पॉइंट पे जो T है और इस जगह पर जो T है ना, उसमें कंफ्यूज हो सकता है, तो उसको कुछ और से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, नहीं वो ठीक है सर, वो लास्ट वाला जो उसको नहीं चेंज करेगा, इसको बोल देगा T। बिल्कुल। मान लो जो टाइम है इस पॉइंट T पे पहुंचने के लिए हम लोग कितना लगा, TP लगा, और यही टाइम जब यहाँ तक पहुंचेगा तो टाइम का वैल्यू TP से चेंज होकर क्या हो जाएगा, कैपिटल T। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, कि स्मॉल t को रिप्लेस करके क्या कर दो, कैपिटल T कर दो। अब कंफ्यूजन क्या है कि इस चीज का फॉर्मूला ढूंढने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का x वाला यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला जो इक्वेशन था उसको यूज करेगा, या फिर जो वर्टिकल वाला है उसको यूज करेगा। एक एक करके एक्सप्लोर करके देखते हैं। अगर हम लोग जो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन था x ut cos थीटा, उसको अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करो ले लिया, x ut cos थीटा, u हमको ऑलरेडी मालूम है, थीटा हमको ऑलरेडी मालूम है। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को फेंका हम ना, तो जिस वेलोसिटी से हम फेंका ये वो तो हमको ऑलरेडी मालूम होगा ही, जिस एंगल में फेंका वो एंगल भी हमको मालूम होगा। टाइम का जो स्मॉल t है उसके जगह में हम लोग क्या डाल देगा, कैपिटल T। लेकिन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। क्यों? टाइम ऑफ फ्लाइट जब होगा तो जो x का वैल्यू है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है, और यहां से यहां तक x का वैल्यू क्या है, R। यानी कि जब आपका घड़ी का टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका होगा, आपका जो x है ये x का वैल्यू भी इंक्रीज होकर क्या बन जाएगा, अब आपको ना ही t मालूम है ना ही r मालूम है, यानी कि इस इक्वेशन से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढ नहीं पाएंगे।
ठीक है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है क्या, सेकंड जो y वाला इक्वेशन है यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन है उसको लेने का। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से इसको अभी समझो। हम चाहते हैं कि इमेजिन करो, ठीक है, एक सेकंड माइनर यहाँ पर रख दिया। जब आपका ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक जाना हाफ, ठीक है, तब उसका जो हाइट है वो इंक्रीज हुआ है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोग से एक चीज पूछना चाहते हैं, ये जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट, ये s का जो मीनिंग है ना, ये डिस्टेंस नहीं है। s का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि जो y और x है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा है। क्यों, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यही फॉर्मूला यूज किया था। जिनको डाउट हो उनके लिए हम इसको वापस एक बार रिपीट कर दिया कि s does not represents the distance traveled by the object, rather than it means how much of a displacement is covered by the object rather than the distance, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। हम लोग इस पूरा मोशन में डिस्प्लेसमेंट से डील कर रहा है। अब जब मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट ने अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर दिया, उस दौरान ये सबसे पहले यहां से यहां पे पहुंचा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल डायरेक्शन है, क्यों हम लोग अभी कौन सा इक्वेशन लेने वाला है, क्योंकि इससे तो काम हुआ नहीं, तो हम लोग लेगा वर्टिकल वाला इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा उससे पहले वो यहां से यहां तक पहुंचेगा। यहां से यहां तक पहुंचते वक्त उसका जो ये y है ना, y, ये जो y है, ये y आपका इंक्रीज हो के क्या हो गया, h max हो गया ना, है कि नहीं। लेकिन इस पॉइंट में क्या मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्या नहीं है ना। इस पॉइंट में मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हाफ होगा। अभी तो आधा जर्नी और बाकी है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट होने के लिए आधा जर्नी और बाकी है। तो जो बाकी का जर्नी वो कवर कर रहा है, तो उसका जो y का वैल्यू है ना, ये जो y का वैल्यू, ये जो y था, इसका वैल्यू जो इंक्रीज होकर h max हुआ था, बाकी का हाफ जर्नी में वो कम होके वापस कितना हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, 0। यानी कि ये ऑब्जेक्ट ने एक मैक्सिमम हाइट कवर किया था, वापस वो कहां पे पहुंच गया, y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू यहां तक पहुंचते पहुंचते इंक्रीज हुआ, बाकी का में वापस 0 हो गया। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में y का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगा, 0। ठीक है, तो यूजिंग ये वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू ut sin थीटा माइनस gt स्क्वायर बाय 2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, राइट। उसके बाद u तो u है, t को हम लोग रिप्लेस कर देगा किसमें, कैपिटल T में। sin थीटा इज ऑलरेडी sin थीटा माइनस gt स्क्वायर, ठीक है, माइनस gt स्क्वायर बाय 2 को हम लोग इस तरफ अगर लाएगा तो यह हो जाएगा आपका ut sin थीटा इज इक्वल टू g। अगर हम लोगों ने t को रिप्लेस कर कैपिटल T किया है, तो इस स्मॉल t को रिप्लेस करके भी कैपिटल T करना होगा बाय 2। एक t से ये स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू, यहाँ पे रह गया मेरा t, 2 को इधर भेजो, g को नीचे भेजो तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2u sin थीटा g आ जाएगा। तो यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो इक्वेशन है वो मेरा कितना आ गया, 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको तो ढूंढ लिया। अब हम लोग ढूंढेगा कि ऑब्जेक्ट का, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इतने वेलोसिटी से इतने एंगल में फेंका है तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट ठीक है, अब देखो मैक्सिमम हाइट ऑब्वियसली कोई भी कंफ्यूजन होने का हम लोगों को अभी जरूरत नहीं है। जो h max है, इट डज नॉट लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट कंप्लीटली लाइज ऑन द वर्टिकल एक्सिस।
तो एच मैक्स निकालने के लिए कोई भी डाउट के बिना हम लोग जो y वाला इक्वेशन है उसको ही यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं एच मैक्स है कहाँ। पॉइंट P को यहाँ पे जब लाया था तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ था, पॉइंट P को कहाँ पे ले जाएगा कि मेरा मैक्सिमम हाइट मिलेगा हमको, तो आंसर है पॉइंट P को यहाँ पे लाने से मेरा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होने वाला है। ठीक है, अब आप लोगों ने चैप्टर 3 में वर्टिकल मोशन में पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट होता है वहां पे उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, वहां पे उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, 0, थोड़ा देर बाद में आएगा। तो मैक्सिमम हाइट के केस में भी जो इनिशियल वेलोसिटी तो वो कितना होगा, u sin थीटा ही होगा, क्योंकि इनिशियल तो इनिशियल है। ठीक है, ये हो जाए नहीं, इसका जरूरत नहीं होता। मैक्सिमम हाइट में सबसे मेन चीज जो इनिशियल वेलोसिटी वो u sin थीटा है, लेकिन पॉइंट P को यहां पे लाने से मैक्सिमम हाइट मिलता है। इस पॉइंट पे मेरा टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है कि नहीं, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, यानी कि यह आया था 2u sin थीटा बाय g, नीचे में एक 2 ऑलरेडी 2 से 2 कट गया, यानी कि मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के लिए जो टाइम हमको लगेगा वो लगेगा u sin थीटा बाय g। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग इस वाले इक्वेशन को यूज कर लेगा, यूजिंग y is equal to ut sin थीटा माइनस gt स्क्वायर। y का वैल्यू इस पॉइंट में y का वैल्यू क्या बन जाएगा, h max। कंफ्यूज मत होना, जब तक ये ऑब्जेक्ट पॉइंट P में था y का वैल्यू y था, ये पॉइंट P जैसे यहां तक पहुंच जाएगा तो y इंक्रीज होके क्या बन जाएगा, h max बन जाएगा। और जो टाइम है मैक्सिमम हाइट पे इस पॉइंट पे वो कितना आ रहा है, u sin थीटा बाय g, तो यहां पे आ जाएगा u, p का जब मैं वैल्यू डाल दूं और यहां पे एक और sin थीटा, तो sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस g t का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका अगर स्क्वायर करेगा तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर, नीचे में एक 2 ऑलरेडी है, g से ये स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, h max is equal to u into u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। g और 2g का एलसीएम क्लियरली कितना हुआ, 2g। इस वाले टर्म में ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ये एज इट इज होगा, तो 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से 1u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस करेगा तो मेरे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नीचे में क्या है 2g बच जाएगा, और यही मेरा मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोगों ने y वाले को यूज करके हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट का जो वैल्यू है वो भी निकाल लिया। इसको भी हम लोग साइड में अभी के लिए एक सेकंड, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है। h max का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो नंबर 1 की हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, h max भी कैलकुलेट कर लिया, एक वैल्यू बच गया है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज कवर होने के बाद इस टॉपिक का कुछ स्पेशल चीज हम आपको बताने वाला है, वर्बली आपको उसको समझना। थर्ड जो चीज है वो है आपका रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज में जो मेरा टाइम का वैल्यू यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगा, जब आपका पत्थर आपका अपना फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, तभी आपका जो x का वैल्यू वो क्या होने वाला है, हॉरिजॉन्टल रेंज होने वाला है। और यहां से यहां तक पहुंचने में जहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज हमको मिल रहा है उस वक्त टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल रेंज तक पहुंचाना है उस वक्त टाइम का वैल्यू कितना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक जर्नी ही कंप्लीट नहीं होगा तब तक हॉरिजॉन्टल रेंज
पहुंचेगा ही नहीं। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन वहां तक वो पहुंचा नहीं, तो मेरा उसने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल किया वो कितना किया, यहाँ से लेके यहाँ तक किया ना। क्या ये मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज है? नहीं। हॉरिजॉन्टल रेंज तब होगा जब ये ऑब्जेक्ट जमीन तक वापस पहुंचेगा, और तब मेरा ये वैल्यू क्या बन जा रहा है, r, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्लियरली वर्टिकल एक्सिस में तो लाई करने वाला है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालने के लिए हम लोगों को x वाला इक्वेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो करो यूज, x ut cos थीटा। x ये जो मेरा x हॉरिजॉन्टल रेंज तक पहुंचते पहुंचते x का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर कितना बन जाएगा, r। जिस तरीके से अभी hmax के टाइम में y का वैल्यू इंक्रीज हो क्या हो गया, hmax हो गया था, क्यों, पॉइंट p को हम यहाँ पे लाया था, तो y का वैल्यू इस पॉइंट में hmax है। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए पॉइंट p को हमको यहाँ तक लाना पड़ेगा, और पॉइंट p इस जगह पे पहुंचेगा तो x का वैल्यू बन जाएगा r u इनटू टाइम का वैल्यू होना चाहिए कैपिटल T इनटू cos थीटा, r इज इक्वल टू u इनटू t का वैल्यू अपना कितना था, 2u sin थीटा अपॉन g, ये इधर में इनटू है cos थीटा, r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2u स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा बाय g, ठीक है। r इज इक्वल टू इधर में बच गया u स्क्वायर को हम अलग कर देते, फिर करेगा 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। 2 sin थीटा cos थीटा होता है आपका sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हो गया मेरा फाइनल फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। ये डेरिवेशन समझाने का, चलो ठीक है, डेरिवेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का, लेकिन हम चाहता था आप ये ऑब्जर्व करो कि ये डेरिवेशन को करने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल चीजों को एज्यूम किया। एक बार हम लोग समराइज करके रिवीजन कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो आपका फाइनल रेंज है ना, हाँ उसमें इनिशियल वेलोसिटी को ही यूज किया जाएगा। हाँ, क्योंकि कोई कोई भी फॉर्मूला है ना, वो वैल्यू होना चाहिए जो आपको ऑलरेडी मालूम हो। हमको मालूम क्या क्या था, हमको बस u मालूम था और क्या मालूम था, थीटा। अब ऑब्जर्व करो तीनों ही फॉर्मूला u और थीटा का टर्म नहीं है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर ड्रॉप हुआ ना आपका r डिस्टेंस पे, ठीक है, तो उस जगह तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे। नहीं, इस ऑब्जेक्ट पे इस जगह पे उसका वेलोसिटी 0 नहीं है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से जमीन में गिरता है तो जब वो जमीन पे टकराता है उसका वेलोसिटी 0 नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो 0 होगा जब तक वो वापस से बाउंस बैक करेगा। वो केस अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, वो केस पढ़ नहीं रहे, वो तो फिर हाँ, आपको ये बाउंस बैक करने के लिए आपको फिर एंगुलर मोमेंटम में आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर जो भी यूज नहीं, हम लोग बस इस पे फोकस करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल के ऊपर है। बाउंस बैक करेगा तो उसके लिए तो फिर एंगुलर मोमेंटम में आना पड़ेगा, वो सब छोड़िए अभी। तो यहाँ में जो सिंपल हम लोग तीन चीज निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो तीनों ही हम लोग का u और थीटा के टर्म में है, क्योंकि हम लोग को u और थीटा ही बस मालूम था। लेकिन वो मेन फोकस नहीं, मेन फोकस ये है कि हम लोगों ने ये सब किया कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज एक्नॉलेज किया कि ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर कर रहा है। एक डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, और अगर वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी उसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसके कारण हम लोगों ने पहले हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ढूंढा और एक वर्टिकल इक्वेशन ढूंढा। फिर इन दोनों को यूज करके हम लोगों ने चेक किया कि कौन सा इक्वेशन यूज करने पे मेरा ये निकलेगा और फिर ये निकलने वाला है, ठीक है। उसमें बस हम लोगों ने अपना खुद का जो कॉमन सेंस है वही यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो टॉपिक खत्म होता है। एक छोटा सा आपको चीज हम बोल देगा कि जो ये वाला पॉइंट था ना, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, ठीक है। देखिए
आपको हम समझाते हैं। यहाँ तक डेरिवेशन खत्म हो गया, एक लास्ट पॉइंट हम समझाना चाहते हैं। मान लीजिए ये वही सेम डायग्राम है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका गया था कितने हैं, ठीक। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 में, पॉइंट 3 में, पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। जब वो इसको अभी के हटा रहा, जब वो पॉइंट 1 पे था, ठीक है, क्योंकि वो इधर जा रहा है, ग्रेविटी याद रखना हमेशा किस तरफ है, डाउनवर्ड्स। तो पहले उसका वर्टिकल जो कंपोनेंट वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा कम, ठीक है। वर्टिकल जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड से इसका वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है, हॉरिजॉन्टल सेम ही रहने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था। पॉइंट 2 से पॉइंट 3 में पहुंचने के लिए उसने थोड़ा और हाइट गेन किया, तो उसका वेलोसिटी थोड़ा और, लेकिन हॉरिजॉन्टल वही का मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचते वर्टिकल वेलोसिटी उसके पास होगा ही नहीं, उसके पास सिंपली क्या होने वाला है, यही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। फिर अब वो नीचे आएगा वापस, अब ग्रेविटी उसको हेल्प करेगा अपना डाउनवर्ड वेलोसिटी इंक्रीज करने में। तो पॉइंट 4 से पॉइंट 5 जब आएगा उसका डाउनवर्ड वेलोसिटी मान लो इतना है, हॉरिजॉन्टल आपका सेम रहने वाला है। जब और नीचे आएगा उसका वेलोसिटी और इंक्रीज होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वही का वही रहेगा। पॉइंट 7 में वो और ज़्यादा उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और सबसे लोएस्ट पॉइंट में सबसे ज़्यादा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है। ये जो हाफ जो जर्नी टॉप मोस्ट पॉइंट से पहुंचने से पहले इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था ना इनिशियल u sin थीटा, इसका वैल्यू कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट में उसका वैल्यू है 0। इसके बाद उसका जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हम इससे समझाना चाहते हैं ताकि आप थोड़ा विजुअलाइज कर पाओ कि क्या हो रहा है। जैसे इसमें आपका जो अपवर्ड फोर्स है ना, वन इनिशियल जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, उसके वजह से हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका, पहले तो वेलोसिटी तो फर्स्ट इंक्रीज होकर डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। पहले इंक्रीज होकर डिक्रीज होते जा रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रहा है ना आपका, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी फिर इंक्रीज, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है ना, जो डिक्रीज हो रहा है, हाँ, ठीक है, उस मैक्सिमम पॉइंट के वापस जब नीचे आते समय, हाँ, ठीक है, हाँ, वो उसके ऑपोजिट रहेगा, या फिर जैसे वन पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, कौन सा वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल वेलोसिटी, अच्छा, ठीक वन है, पॉइंट पे जो ये वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी है, अभी के लिए इसको क्या मान लेते हैं, v1, ठीक है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली उस पोजीशन पे हम यहाँ पर ले, हाँ, इस डाउनवर्ड के मान लो टाइम पे, हाँ, 0.6, तो दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा या नहीं रहेगा? सेम होगा ये तो, दोनों सेम रहेगा हाँ, ना, सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं करना ना, उनको हटा बिल्कुल सेम होने वाला है। ये वही बात है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर फेंका है u वेलोसिटी से, हाँ, ये मान लो यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, ऊपर नीचे से ऊपर जाते वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, एज्यूम करो। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो मान लो ये बीच में एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाते 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 इस पॉइंट में पहुंचते वक्त इसका जो वेलोसिटी होगा ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ में पहुंचने के बाद जब नीचे आएगा और यही पॉइंट में उसका जो वेलोसिटी होगा, ये दोनों सेम होने वाला है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इस केस में भी एक्सेलरेशन किस तरफ है, डाउनवर्ड्स है, और वर्टिकल के केस में यहाँ भी क्या है, डाउनवर्ड्स ही है। तो कोई भी जो भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी जो जिस स्पीड से फेंक रहा है ना, तो स्ट्राइक जमीन पे जो स्ट्राइक करेगा तो वो सेम वेलोसिटी से, हाँ, ये जैसे कि जिस स्पीड से हम लोगों ने यू से फेंका ना, हाँ, उसी स्पीड से ये जमीन को भी स्ट्राइक टच करने वाला है। ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है। तो आई होप ये तो हो गया, ये वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, नाइस चलो चलो आ गया।